प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम टीजीटी पीजीटी 2020 की कक्षाओं का टॉपिक वार अपने पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसकी ये पहली क्लास है। और आप बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए। एक कॉपी एक पेन आपके पास होना चाहिए। और पहला जो हमारा टॉपिक होगा, मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियो में कि हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं अपने टॉपिक की, वो टॉपिक होगा हमारा सेट थ्योरी। पहला टॉपिक सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी की ये क्लास 1 है। तो आइए हम देखते हैं कि सेट थ्योरी में हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है कि हमें अपने क्वेश्चन परीक्षा में मिल जाएं। तो पहला जो टॉपिक है सेट थ्योरी, उसकी सबसे पहले हमें एक छोटी सी डेफिनेशन, जो कि सीधे सीधे तो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन यहीं से इस कॉन्सेप्ट को हम जब प्रारंभ करने जा रहे हैं तो जानना आवश्यक है। इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। अलग अलग किताबों में अलग अलग डेफिनेशंस को लिखा जाता है, परंतु हमें एक सार की ज़रूरत थी और वो सार इस डेफिनेशन में हमें मिल रहा है। देखिए डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ये वर्ड यहाँ से है, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द सेट। छोटी सी डेफिनेशन है। एक वर्ड आया है वेल डिफाइंड। इस वेल डिफाइंड वर्ड से ही सब कुछ क्लियर होगा कि कोई कलेक्शन, कोई समूह सेट है या नहीं है। आगे डिस्टिंक्ट भी दिया गया है। डिस्टिंक्ट एक सुपरिभाषित वर्ड हम कह सकते हैं, वेल डिफाइंड सुपरिभाषित, जो कि ये बताएगा कि किसी भी ग्रुप की जो डेफिनेशन है उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी डिस्टिंक्टता क्या है, वो कितना डिस्टिंक्ट है, वो कितना सुपरिभाषित है, वो कितना अलग है। डिस्टिंक्ट का हम कह सकते हैं अलग अलग, यानी एक बिल्कुल यूनिक आइडेंटिटी वो रखता हो। तो हमें दो अपनी शर्तों पे ध्यान देना है। एक शर्त है वेल डिफाइंड और एक शर्त है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। आगे चलते हैं। वेल डिफाइंड हम किसे कहेंगे। वेल डिफाइंड का मतलब है एक प्रॉपर डेफिनेशन हो, प्रॉपर डेफिनेशन हो। प्रॉपर डेफिनेशन का मतलब एक ऐसी बात उस सेट के बारे में, उस ग्रुप के बारे में बताई जाए जो कि सर्वमान्य हो, जिसे कोई भी किसी भी परिस्थिति में काटा न जा सके, बदला न जा सके। जो है, जो यहाँ सत्य है वो हर जगह सत्य हो, यानी एक यूनिवर्सल ट्रूथ हम कहें तो एक सेट में वेल डिफाइंड कंडीशन को बताता है। देखिए मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूँ। आप इस पे थोड़ा विचार करिएगा कि ये सेट है या नहीं है। मैंने लिखा है द ग्रुप, द कलेक्शन कह सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, the collection of students of my class, the collection of students of my class। तो स्टूडेंट्स का कलेक्शन, मेरी क्लास के स्टूडेंट का कलेक्शन मुझे पता होगा, उनके नंबर डिसाइड होंगे और उन्हें मैं एक सेट में आराम से लिख सकता हूँ। इसमें मैं पूरे ब्रैकेट में, जो एक करली ब्रैकेट होता है, आगे मैं बताऊंगा रिप्रेजेंटेशन में, अभी फ़िलहाल आप इसको समझिए थोड़ा। इसमें मैं सभी स्टूडेंट्स के नाम लिख सकता हूं, अर्थात ये एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, तो ये एक सेट है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी क्लास के गुड स्टूडेंट्स का कलेक्शन, कितने उसमें नंबर हैं, कलेक्शन भी इसे हम कह सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मेरी क्लास के गुड स्टूडेंट का कलेक्शन क्या एक सेट होगा। तो दोस्तों आप इस दूसरे वाले सेंटेंस को थोड़ा विचार करिए, ध्यान से विचार करिए। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी है
एक किसी का गुण है, हम कहें तो एक क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी किस बेस पे निर्धारित करें ये हम तय नहीं कर सकते। गुड क्वालिटी अंकों के आधार पर है, उनकी क्वालिटी उनके रहन सहन के आधार पर है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए हम इस कलेक्शन को सेट नहीं कह सकते। तो आपने देखा कि किसे हम सेट कहेंगे और किसे सेट नहीं कहेंगे। सेट वही होगा जिसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होगी, जिसे हम एक प्रॉपर डेफिनेशन में लिख सकते हैं, वही सेट होगा। इसके अदर जितने भी कलेक्शन होंगे वो सेट नहीं हो सकते। तो सेट होने के लिए उसे वेल डिफाइंड होना ज़रूरी है। वेल डिफाइंड का मतलब एक उसकी परिभाषा होनी चाहिए, एक उसकी कंडीशन बताई जानी चाहिए जो सर्वमान्य हो, जो कहीं भी फेल ना हो। इस तरीके की कंडीशन अगर दी होगी तो वो कलेक्शन सेट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ों पे। कुछ दूसरी चीज़ें इसमें सेट में जो आती हैं नंबर 2 पे, ये तो हमने बात कर लिया डेफिनेशन पे। अब मैं बात करने चल रहा हूँ नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन ऑफ सेट। सेट के नोटेशन को हम 2 तरीके से करते हैं। पहला होता है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। 2 तरीके से हम सेट को नोटेशन उसका देते हैं, रिप्रेजेंट उसे करते हैं। पहली फॉर्म है टेबुलर फॉर्म, दूसरी फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के आगे आप रोस्टर में लिखिएगा, यहाँ पे हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट का। कर्ली ब्रैकेट को हम इस तरीके से आपने बहुत यूज किया होगा 6, 7, 8, 9, 10 पीछे की जितनी भी कक्षाओं में आपने पढ़ाया होगा तो आपने वहाँ देखा होगा कि यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट को इस तरीके से बनाते हैं। सेट बिल्डर या टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में सेट को निर्धारित करने के लिए हम एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं और सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट को हम इस प्रकार से लिखते जाते हैं। सभी एलिमेंट हम इसमें कॉमा लगा के लिखते रहेंगे। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि सेट में हमने एक डिस्टिंक्ट वर्ड पढ़ा था, वो डिस्टिंक्ट वर्ड ये बताता है कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। किसी भी नंबर को हम दोबारा से सेट के अंदर कॉमा लगा के नहीं लिखेंगे। यदि ऐसा है तो हम उसे हटा के एक ही गिनेंगे। सेकंड में नीचे बात कर रहा हूँ मैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म एक डेफिनेशन फॉर्म होती है। बड़े जो सेट होते हैं उन सेटों में ये यूज होती है। बड़े सेट को छोटा करके लिखा जाता है जिसमें एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसे हम लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस आ जाता है, इसीलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म को यूज करते हैं। किसी भी सेट को सेट बिल्डर में भी लिखा जा सकता है और टेबुलर में भी लिखा जा सकता है, परंतु बड़े सेट के लिए हम ज़्यादातर सेट बिल्डर को ही प्रीफर करते हैं। आप देखिए मैं एक सेट लिख रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये इसका एग्जाम्पल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का एक सेट है, तो आप जानते हैं। पहले मैं इसको टेबुलर में लिख के दिखा रहा हूँ। नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक जाते हैं। कर्ली ब्रैकेट में मैंने इसे बंद कर दिया। अब इसी को मैं सेट बिल्डर में लिखने जा रहा हूँ, तो सेट बिल्डर में यही सेट क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर में हम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पे भी लगाते हैं। इसके बाद हम एक नंबर लेते हैं, वो नंबर हम x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, और सेकंड पे हम एक इसी चीज़ को लिखते हैं। फिर हम बिलोंग लगाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं नेचुरल नंबर। इतना रिप्रेजेंटेशन यदि हम कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये सेट बिल्डर में नेचुरल सेट को बता रहा है, नेचुरल नंबर के सेट को बता रहा है। पढ़ेंगे कैसे, x और ये जो 2 पॉइंट होते हैं इन्हें हम पढ़ते हैं सच दैट x सच दैट x इस प्रकार है कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, अर्थात इसी की जो ऊपर फॉर्म लिखी हुई है वो हमारी रोस्टर फॉर्म है, जो कि सभी एलिमेंट अलग अलग दिखाए गए हैं। परंतु सेट बिल्डर फॉर्म में हम
जो नीचे हमने लिखा है इसी हमने बड़ी चीज़ को थोड़ा छोटा करके लिख दिया। तो ये सेट के रिप्रेजेंटेशन है, आपको समझ आए होंगे। मैं कुछ और सेट ले रहा हूँ, उनके मैं आपको बताऊंगा कि टेबुलर से रोस्टर में हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं। देखिए मैं सेकंड एग्जांपल को आपको बता रहा हूँ। एक सेट मैंने लिया ए, जिसकी एंट्रियाँ 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। आपको देखने में आ रहा होगा सेट ए की सभी एंट्रियाँ इवन है, सम है। तो इसी को हमें लिखना है सेट बिल्डर में। तो सेट बिल्डर में हम कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर में हम एक एक्स लिखेंगे, फिर हम इस एक्स को बताएंगे कि ये एक्स किस प्रकार से है, सच दैट हमने लिखा। फिर हम एक्स लिखेंगे और एक्स को हम बिलोंग कर देंगे किससे? 2n से, 2n से। और यहाँ हम लिखेंगे जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, जहाँ n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई अगर यदि 2 से करेंगे तो सारी हमें ऊपर वाली एंट्रियाँ मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम इस सेट का सेट बिल्डर में नोटेशन कर सकते हैं। अब हमें ये सेट पूरा सेट थ्योरी पढ़ने के लिए थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैं ये यूज कर रहा हूँ नेचुरल नंबर, मैंने यूज किया इवन नंबर, मैं यूज कर रहा हूँ ओड नंबर का, मैं यूज करना चाह रहा हूँ होल नंबर का, मैं यूज करना चाह रहा हूँ इंटीजर्स का, मैं यूज करना चाह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये बहुत सारे नंबर्स हमारे बार बार हमारे सामने सेट के साथ में कंडीशन लगते हुए आएंगे। तो इनकी भी हमें थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारियाँ होनी आवश्यक हैं। देखिए मैं थोड़ी थोड़ी सभी के बारे में डिस्कस करने चल रहा हूँ। पहली बात हम करेंगे रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स में बहुत सारे नंबर आते हैं। रियल नंबर में पहले नंबर की बात कर रहा हूँ। पहला मेरा नंबर है नेचुरल नंबर्स। ज़्यादा आपको इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल नंबर आप लोगों ने पढ़े होंगे, n से इनका नोटेशन किया जाता है। सेट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, और इसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेके इनफाइनाइट तक होती हैं, अनंत तक ये जाते हैं। तो नेचुरल नंबर की जब भी बात आएगी तो आप समझ जाना कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक ये जा सकता है। दूसरी मैं बात करने चल रहा हूँ होल नंबर्स की। होल नंबर्स की मैं बात करने चल रहा हूँ। होल नंबर में देखिए, होल नंबर का जो नोटेशन आपको मिलेगा वो W से मिलता है। और यहाँ पर जो होल नंबर शुरू होते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स आप इसमें लिख दीजिए, सभी नेचुरल नंबर्स आप इसमें लिख दीजिए और स्टार्टिंग 0 से करिए। यानी सभी नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर भी कह सकते हैं यदि उसमें 0 भी शामिल कर दिया जाए। अर्थात जो होल नंबर का सेट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक सारी एंट्रियां उसके अंदर आ जाती हैं। 2 हमारे हो चुके हैं। तीसरी मैं बात करने चल रहा हूँ इंटीजर की। इंटीजर्स का जो सेट होता है, इंटीजर्स के सेट को हम i से लिखते हैं और इस i को हम 2 प्रकार से बता सकते हैं। एक हम i पॉजिटिव कह सकते हैं, एक हम i नेगेटिव कह सकते हैं, और i को भी पूरा पूरा लिखा जा सकता है। i पॉजिटिव का मैं लिखना चाह रहा हूँ। i पॉजिटिव में सारी पॉजिटिव एंट्रियाँ होंगी, ऑल पॉजिटिव एंट्रीज, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर होंगे। यहाँ पे ऑल नेगेटिव इंटीजर होंगे, ऑल नेगेटिव इंटीजर होंगे, और i हमारा यहाँ पे है। तो i सेट को यदि मैं लिख रहा हूँ तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट, कहीं -100 आया होगा डॉट डॉट डॉट, कहीं -50 आया होगा डॉट डॉट डॉट, कहीं -1, यहाँ पे हमारा 0 आया होगा। 0 से हम आगे बढ़ेंगे +1 डॉट डॉट डॉट, +50 आया होगा, +100,
और डॉट 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 करते हुए हमारा प्लस इनफाइनाइट तक ये जाता है। लेकिन यहाँ पे आप विशेष ध्यान रखिएगा कि बीच में यहाँ पे सभी इंटीजर्स आएंगे, -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हमें नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ये हमारा सेट जो है वो इंटीजर्स का सेट की कहा जाता है। इसमें केवल इंटीजर्स ही आएंगे, लेकिन वो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आगे हम बात करने चल रहे हैं रेशनल नंबर्स की। रेशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है वो ये कहती है कि P/Q की एक फॉर्म होगी जिसमें Q0 इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये P/Q क्या है। कहीं किसी किताब में बताया गया है, कहीं पे नहीं भी बताया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप विचार करिएगा इनमें से कौन से रेशनल नंबर्स होंगे और कौन से नहीं होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। आप इन पे विचार करिए कि इनमें से कौन कौन से रेशनल हैं और कौन कौन से रेशनल नहीं हैं। मैं बात करने चल रहा हूँ √2/1 की। √2/1 रेशनल होगा या नहीं होगा? मैं कहता हूँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आगे बताऊँगा। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, 2/1 रेशनल होगा। जी हाँ, ये रेशनल होगा। आगे 3/√2 रेशनल होगा? जी नहीं, रेशनल नहीं होगा। आगे हम बढ़ रहे हैं, 5/1 रेशनल होगा। जी हाँ। आगे 7/0, ये तो हमारी प्रॉपर्टी सीधी सीधी हमें दिखाई दे रही है, रेशनल नहीं होने वाला है। आगे हम बढ़ेंगे, 0/7 रेशनल होगा, तो हम कह रहे हैं हाँ होगा। P/Q Q0 इज इक्वल टू 0। इसी में एक और कंडीशन यदि हम जोड़ दें तो हमारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हम कहेंगे P/Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। P/Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स कहने का मतलब ये P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन है तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा। आप देखिए √2/1 ऊपर हमारा इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। 2/1 ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो नंबर रेशनल है। आगे हम बढ़ रहे हैं, 3 इंटीजर है, √2 इंटीजर नहीं है, तो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। 5/1 रेशनल नंबर है। 7/0 यहाँ पे 0 है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं होगा। 0/7 0 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, रेशनल नंबर होने वाला है। तो आपने देखा रेशनल नंबर की इस कंडीशन को आप स्पष्ट तौर पर अपने मस्तिष्क में रखिएगा तो क्वेश्चन हमारे आसानी से सोल्व होंगे। P/Q Q0 इज इक्वल टू 0 एंड P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए, तभी ये एक रेशनल नंबर की कंडीशन को फॉलो कर पाएंगे। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, फाइव इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी ये आपको बताना है। किसे हम अपरिमेय कहेंगे? तो इसमें आपको नॉर्मली ज़्यादातर प्राइम नंबर्स स्क्वायर रूट में रख के मिलते हैं। यदि ऐसा आपको मिलता है तो आप कहेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर है, और इसकी कंडीशन हम
इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि यदि हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमें डेसिमल में कुछ चीज़ें मिलती हैं। मैं डेसिमल में कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, पॉइंट आपका लगेगा, इधर भी कुछ हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता। 14275 14275 यदि इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है, यदि इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर रिपीटेशन हो गया तो ये इरेशनल नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर संख्याएं बार बार आती रहेंगी, परंतु वो रिपीट नहीं होंगी, एक पैटर्न में रिपीट नहीं होंगी और इनफाइनाइट तक ये जानी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। नॉन रिकरिंग होता है। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, संख्या अशांत होगी और अनावर्ती होगी। संख्या समाप्त भी नहीं होनी चाहिए और संख्या रिपीटेशन में भी नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा है तो आप उस संख्या को कह सकते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे आपको कन्फ्यूजन होता होगा, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में, पहले भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, मैं उसे समाप्त करना चाह रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है 22/7 22/7 रेशनल है या इरेशनल? आप जानते होंगे ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये हमारी अभी जो हमने कंडीशन लिखी थी उसे फॉलो कर रहा है। 22 एक इंटीजर है, 7 एक इंटीजर है, 22/7 हम रेशनल कह सकते हैं। परंतु इसी की वैल्यू को पाई भी कहा जाता है, कहीं कहीं पाई भी हम लिख सकते हैं, लिखते हैं, जनरली हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। और पाई को हम बताते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो ये इरेशनल इसी कारण से है कि इसकी लगभग में वैल्यू 22/7 के 4-5 अंकों तक बराबर आती है, परंतु वहीं तक हम लेके इसके बराबर इसे रख लेते हैं। पाई की पूरी वैल्यू आप देखेंगे तो पाई की पूरी वैल्यू होती है, अशांत होती है और अनावर्ती होती है, इसीलिए हम पाई को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ और नंबर्स की तरफ। सम संख्या आप जानते ही होंगे, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। ई से आप इसे लिख दीजिए, ई को इवन नंबर भी कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं इवन नंबर कहलाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 ... इनफाइनाइट तक ये संख्याएं जाती हैं। इसी में आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती और नेचुरल में आती हैं 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... आप इन पे विचार करिए। 2, 4, 6, 8 क्या ये नंबर्स नेगेटिव में हो सकते हैं? क्या ये नंबर्स नेगेटिव में हो सकते हैं? क्या ये नंबर नेगेटिव में हो सकते हैं? आप इनमें विचार करिएगा। तो मेरा कहना है यस, हो सकते हैं। ये नंबर नेगेटिव में भी हो सकते हैं, ये वाले भी नेगेटिव में हो सकते हैं, परंतु शर्त वही रहेगी कि 2 से आप इसको भी विभाजित करिए और 2 से आप इसको भी विभाजित करिए। यदि ये विभाजित हो जाता है तो इवन नंबर है, विभाजित नहीं हो पाता है तो ओड नंबर है। आगे मैं एक और संख्या लिख रहा हूँ जिसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके केवल दो गुणनखंड हो और एक गुणनखंड, एक फैक्टर उसका वो खुद संख्या हो और दूसरा फैक्टर उसका 1 हो। जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2, तो 2 का आप गुणनखंड करेंगे, आप फैक्टर करेंगे तो हमें 2 फैक्टर इसके प्राप्त हुए हैं, 2 गुणा 1। 2 ये संख्या स्वयं है और 1 इसका फैक्टर होना चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये भी आप याद रखना कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 3 को भी आप करके देख सकते हैं। 3 का भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। तो कुछ प्राइम नंबर्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17 ... इस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स में आते हैं। इतनी चीज़ों को देखने के बाद अब हम आराम से अपनी सेट थ्योरी को पढ़ेंगे। सेट थ्योरी की डेफिनेशन हमने आज पढ़ ली है। सभी नंबर्स सेट का सभी जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उन नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है। और सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 2 तरीके से करते हैं, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो अब होने वाला है, आगे हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट की। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट को लेके हम आपके सामने आएंगे। दूसरा लेक्चर आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे कि कितने प्रकार के सेट होते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सभी सेट की प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। सबको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, उस प्रैक्टिस के माध्यम से आप सभी चीज़ों को बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो हम एक बेसिक वे में लेके आपको चल रहे हैं। यदि कोई समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे अपना कमेंट लिखें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। कुछ आपको बोर्ड पे कुछ मिसिंग हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि ये एक नई शुरुआत हमने की है, कुछ त्रुटियाँ इसमें हो सकती हैं, तो उन त्रुटियों को आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और यदि आपको वीडियोज अच्छी लगी हो, पिछली वीडियो भी आई हैं, ये वीडियो भी, तो आप कमेंट में बताएं और हमारा उत्साहवर्धन करें। क्योंकि आप और हम अब एक परिवार के सदस्य हो चुके हैं, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। CP स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हम मिल रहे हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मेरा नाम अवनीश कुमार है, ये भी आप मुझसे परिचित हो चुके होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।